आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला लेक्चर था जिसमें हमने भारत के अक्षांश, देशांतर, भारत की जैसे मेरिडियन टाइम और करक रेखा, इन सब के बारे में स्टडी किया था। दूसरी वीडियो में हमने जो है भारत की भौगोलिक आकृति के बारे में बात की थी, जिसमें हमने हिमालय के बारे में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय का ही पार्ट जो कि है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो हिमालय है वो एक कंटिन्यूअस पर्वत श्रेणी है, ठीक, यानी कि वो कहीं से भी उसका कटा हुआ पार्ट नहीं है। लेकिन जब किसी भी नदी या ने इसको जो है नहीं काट रखा है, लेकिन जैसे ये हिमालय की पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाके अरुणाचल के प्रदेश की साइड जाती है, तो ये यहाँ पे दक्षिण की साइड ये दक्षिण की साइड मुड़ जाती है। और जब ये दक्षिण की साइड से आगे जब जाती हैं तो ये छोटी छोटी नदी और नालों के द्वारा ये क्या होती है, काटी जाती है, जिस वजह से ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, ठीक। और इनको सब पहाड़ियों को मिला के पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है। पूर्वांचल की इनको क्या बोला जाता है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होती हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये अलग अलग स्टेट्स में, जैसे पूर्वोत्तर के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टेट्स में फैली हुई है, तो इनको हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में बात करें, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है पटकाई। हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में इनको बोला जाता है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। मणिपुर में इनको बोला जाता है मणिपुर पहाड़ी के नाम से, मणिपुर की पहाड़ी को पहाड़ी। आगे जब ये आगे दक्षिण की साइड जाती हैं तो इनको बोला जाता है, फर्दर दक्षिण की साइड जब ये जाती है तो इनको मीजो या लुसाई की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो मणिपुर की पहाड़ी है वहाँ पे लोकटक झील है। इस लोकटक झील के पास में है मणिपुर की घाटी। जो ये मणिपुर की घाटी है, इसको मणिपुर में तो मणिपुर घाटी बोला जाता है, लेकिन इसको मिजोरम में क्या बोला जाता है, मोलेसिस बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ यहाँ के लोग जो है छोटी छोटी पहाड़ियों पे कंटिन्यू खेती नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे खेती कौन सी होती है, झूम खेती। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, इनको जब एक साथ लिया जाता है तो इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है। इनमें इनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है पटकाईबुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में इसको मीजो या लुसाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मोलेसिस बेसिन मणिपुर की घाटी को बोला जाता है, और यहाँ के लोग ज़्यादातर कौन सी खेती करते हैं, झूम खेती की खेती करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं। इन दर्रों से के रिगार्डिंग में हमारे मतलब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में। इनसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में मिलता है। जम्मू कश्मीर के में है कराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजीला। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो वहाँ पे है शिपकिला, रोहतांग, बाड़ा राजा। उत्तराखंड में है माना, नीति और लिपुलेख। सिक्किम के दर्रे हैं, सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे कौन से हैं, नाथुला और जेलपला।
अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं यांग्याप, दीफू और बोमडिला। मणिपुर के दर्रे हैं तुजू दर्रा, मणिपुर में यहाँ का इम्पोर्टेंट दर्रा है। ये दर्रे इम्पोर्टेंट है, दोबारा से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा। उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपुलेख। सिक्किम में है नाथुला, जरतला। अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप, दीफू, बोमडिला। और मणिपुर में है तुजू दर्रा। अब तक हमने क्या किया था, हिमालय और उसकी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तरी मैदान की। जो उत्तरी मैदान है वो भारत की भौगोलिक स्थिति का दूसरा पार्ट है। ठीक, हमने हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को बोला जाता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इनके एरिया के बीच में लाई करता है। इसकी जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व तक के बीच में है 3200 किलोमीटर तक। उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। और जो हमारा उत्तरी मैदान है वो समुद्र तल से एवरेज से औसतन 200 मीटर ऊंचा है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो सिंधु गंगा मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यानी कि उत्तरी मैदान हमारा, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। गंगा की बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे होती हैं, जैसे गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, ये कोसी, दामोदर, ये सारी की सारी नदियाँ इस एरिया में बहती हैं। तो इस वजह से क्या है, ये कैसा मैदान होगा, ये एक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान है जिससे यहाँ पे जो है खेती के लिए बहुत खेती एक अच्छी तरीके से होती है, मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी हमारा खाद्यान्न है वो इसी मैदान में उगाया जाता है। अब यहाँ पे बाढ़ का एरिया भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर रिवर जो है इंडिया की वो इसी एरिया में लाई करते हैं। जैसे गंगा है, जब बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी पूरा फिल हो जाता है यहाँ गंगा के अंदर, सिंधु के अंदर, इन सब के अंदर। और जो ये क्या हो जाती है, बाढ़ लाती है, यानी कि ये बाढ़ के लिए भी एक काफ़ी मतलब इनफेमस एरिया भी बोल सकते हैं। जैसे कोसी है, वो कोसी जो नदी है वो भी उत्तरी मैदान के अंदर आती है, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। अब जो उत्तरी मैदान है हमारा, इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। बाबर का मैदान, बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जो जलोढ़ मैदान है इसको फर्दर 2 पार्ट्स हैं, बांगर और एक है खादर। इनके बारे में जितना हो सके उतना थोड़ा सा फुल डिस्कस से करते हैं। पहला है बाबर का मैदान। बाबर देखिए, ये है हमारी हिमालयन रेंज जो बिल्कुल दक्षिण में है। इन दक्षिण से आगे क्या होता है, जो नदियां हैं वो हिमालय से निकल के आती है, लेकिन अपने जब ये हिमालय से की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो ये अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मतलब जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो साथ में लेके आती है। ठीक है, और जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इस जो हिमालय की पहाड़ी के जो पैर हैं तथा उनके इसके आसपास के एरिया में क्या हो जाता है, यहीं पे जम जाते हैं। ये यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, यानी कि नदियां यहाँ पे नहीं होती। और इस एरिया जब यहाँ पे नदियां नहीं होती है तो फिर ये और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो ये कृषि के लिए कैसा होगा,
अनुपयुक्त जगह होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती। ये एवरेज 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में है। अब इसके बाद आता है तराई का। क्या होता है कि जब बाबर में जब नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं तो ये तराई के एरिया में आती है, नदियाँ यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन जब यहाँ पे नदियाँ देखी जाती हैं तो इनका खुद का कोई मतलब एक डिसाइडेड पाथ नहीं होता कि भाई हाँ ये इनका निश्चित मार्ग होगा। तो ये छोटी छोटी नालों सी के रूप में होती है, यानी कि छोटी छोटी वाहिकाएं सी होती हैं इनकी, और जो कि पूरा एरिया में क्या होती है, फैली हुई होती है। तो इस वजह से ये क्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये दलदली सा एरिया होता है। दलदली सा जो एरिया होता है, इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, तराई का मैदान बोला जाता है। इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो है 10 से 20 किलोमीटर। और इसका जो ये तराई का एरिया है, इसको कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। और यहाँ पे दलदली एरिया होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो मच्छरों से फैलने वाले जितने भी बीमारी होती है यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है। तराई के मैदान के बाद आता है जलोढ़ का मैदान। अगर हम जलोढ़ के मैदान की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। और ज़्यादातर जितनी भी खेती होती है नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्दर्न प्लेन में, वो इसी में जलोढ़ मैदान के अंदर ही होती है। हम पहले क्या ये मान लो ये कोई नदी है। जब ये नदी हमसे बह के आ रही है, पहले क्या पढ़ चुके हैं भाई, ये बांगर और खादर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जब ये नदी यहाँ से बह के आ रही है तो ये अपने साथ में कीचड़, मिट्टी, रेत ये सब लेके आती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करती है, ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। विद द टाइमिंग, यानी टाइम के साथ ही क्या होता है, जो यहाँ पे ये नदी साथ में बहुत कंटिन्यूटी में लाती है। तो जो ये वाला है, ये वाला मतलब जो ये रेत कीचड़ वगैरह है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। और नया जो नदियाँ लेके आती है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है, जिसको जलोढ़ बोलते हैं, जो नदियाँ लेके आती है, इसको बोला जाता है पुराना जलोढ़, और इसको बोला जाता है नया जलोढ़। अब नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं, हम बांगर बोलते हैं। ठीक, और अगर हम बांगर की बात करें तो ये थोड़ा उच्च क्षेत्र में आता है, और जो हमारा खादर है वो कहाँ पे आता है, निम्न क्षेत्र में आता है। जो जलोढ़ मैदान है वो कृषि के लिए क्या होता है, उपयुक्त होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं, और जिस वजह से यहाँ पे क्या है, खेती अच्छी होगी। और क्या होता है भी, जो बांगर का एरिया है वो थोड़े थोड़े से टाइम के बाद थोड़ा सा नदी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जिस वजह से यहाँ पे एक इसकी मिट्टी के ऊपर जो है सफ़ेद नमकीन परत आ जाती है। ठीक, जिसमें क्या होता है भी, उसको बोलते हैं लवणीय मिट्टी। इस लवणीय मिट्टी को अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोला जाता है रेहे। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है। और नदियां जो भी अपनी शेप्स बनाती है, जैसे बालू रोधिकाएं, गोखुर झील और विसर्ग, वो सब की सब इस एरिया के अंदर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं डेल्टा मैदान की। अब हमने क्या जलोढ़ मैदान की बात करी थी, जिसके थ्रू नदी क्या है, बह के जाती है। लेकिन अब जब नदी बहती है तो फिर वो समुद्र में या फिर किसी खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और जहाँ पे ये मुहाना बनाती है उसको बोला जाता है डेल्टा क्षेत्र।
जो डेल्टा क्षेत्र होता है, जैसे सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे जो नदियाँ शेप बनाती है, इनको बोला जाता है जलोढ़ पंख, क्योंकि नदियाँ यहाँ से भी लाके कुछ अपना कीचड़ गाद यहाँ पे मतलब एक जो जलोढ़ मैदान में एकत्रित कर देती है, लेकिन बाकी का कहाँ पे करती है, वो डेल्टा मैदान में करती है, जिसमें यहाँ पे पंख की शेप में एक आकृति बनती है इस तरीके से, और जिसको बोला जाता है जलोढ़ पंख। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो अभी तक हमने बात की थी, जो उत्तरी मैदान है उसको उसकी मतलब किस तरीके से वो मतलब उसकी शेप किस तरीके, साइज या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम कि स्ट्रक्चर कैसा था, कि बाबर का मैदान है, फिर तराई का मैदान है, एक फॉर्मेशन, फिर जलोढ़ मैदान है, और जब नदियाँ समुद्र में मिलती है तो ये क्या बनाती हैं, डेल्टा का मैदान। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जो जलोढ़ मैदान है, सॉरी उत्तरी मैदान है, वो राजस्थान से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ की ब्रह्मपुत्र तक खत्म होता है। तो ये इतना लंबाई में इतना है, यानी कि लगभग 3200 किलोमीटर। और 3200 किलोमीटर का अगर हम जलवायु क्लाइमेट के तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है यहाँ पे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो उत्तरी मैदान है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उत्तरी मैदान को क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि भू जलवायु के अकॉर्डिंग उत्तरी मैदान को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले बात करें हम राजस्थान के मैदान के बारे में, तो ये अरावली के पश्चिम से स्टार्ट होता है, अरावली के पश्चिम से। और ये कैसा है, ये एक मरुस्थल है। और जितना ये स्टडी के थ्रू ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ जहाँ पे आज के टाइम पे मरुस्थल है, वहाँ पे कभी समुद्र होता था, लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे मरुस्थल हो गया। ये कहाँ से पता चलता है, जो जयपुर में सांभर झील है, ये एक लवणीय झील है, और जिसके स्टडी से ये पता लगा है कि यहाँ पे कभी समुद्र होता था। जब से राजस्थान में, वैसे तो मरुस्थल एरिया यहाँ पे खेती बहुत ही कम होती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पे खेती अच्छी होने लगी है। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो गंगा के मैदान से, देखो ये राजस्थान का, ये गंगा का, ये पंजाब हरियाणा का, ये राजस्थान का, ये गंगा, जो ये है दिल्ली कटक के थ्रू किससे अलग होता है, गंगा के मैदान से। पंजाब हरियाणा का गंगा के मैदान से दिल्ली कटक के द्वारा अलग होता है। ठीक है, दिल्ली कटक के द्वारा अलग होता है। और जो ये मैदान है ये 5 दोआब का बना हुआ है। अब दोआब क्या होते हैं, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है दोआब। मान लो ये एक नदी है, ये एक नदी है, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है दोआब। इस तरीके से जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो 5 दोआब से बना हुआ है। वे 5 दोआब कौन से हैं, बिष्ट दोआब यानी कि व्यास, सतलज, बारी दोआब, ब्यास, रावी, रचना दोआब, रावी, चेनाब, चाज, चेनाब, झेलम और सिंध सागर दोआब, जो झेलम और चेनाब के और सिंधु के बीच का दोआब है। तो ये 5 दोआब है। अब है गंगा के मैदान के बारे में। गंगा का मैदान जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपरी, मध्यम और नीमन गंगा का दोआब, नीमन गंगा का पार्ट।
जो ऊपरी मैदान को माना जाता है, जैसे जो उत्तराखंड हरिद्वार से स्टार्ट होके थोड़ा सा मतलब उत्तर प्रदेश के स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट तक इसको माना जाता है, जिसमें काली और गंडक नदी को इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे ही सिंधु मध्य में लिया जाता है। जितनी भी बिहार के आसपास जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं इसको इन्वॉल्व किया जाता है। और आगे जैसे तीस्ता, सिंध नदी, दामोदर, इन सबको गंगा के निम्न मैदान में इन्वॉल्व किया जाता है। गंगा के मध्य मैदान का पार्ट है कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो कोसी नदी है वो बिहार में बाढ़ लेके आती है। और ये काफ़ी 120 से 250 किलोमीटर का अपना जो मार्ग है उससे बदल चुकी है, और जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ भी आती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो असम घाटी में है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और यहाँ पे चाय के बागान ज़्यादा है, यानी कि इसमें खेती ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या है, चाय बागान ज़्यादा होते हैं। ये जो मैदान है वो नदी द्वीप के लिए जाना जाता है, नदी द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप जो कि असम में होता है। और यहाँ पे काजीरंगा मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये थे भू जलवायु के अकॉर्डिंग उत्तरी मैदान को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल या फिर जब हम अगला वीडियो डाल लेंगे तो हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे और मिस्र के बारे में। थैंक यू फॉर